हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टेस्ट कैसा गया? सब बढ़िया हो गया। ओके। अच्छा हुआ सर। कितने मार्क्स बन रहे हैं? आप लोगों को आंसर की तो मिल चुकी होगी, है ना? तो बना लिए होंगे मार्क्स वगैरह। सर मैंने नहीं बनाए। ओके, चलिए रिजल्ट में पता लग जाएगा। तो हम लोग पहले पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मेंस वाला पेपर आप लोग निकाल लीजिए, पेपर को डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? सर फोर्थ। डाउट है। फोर्थ में डाउट। आपको f एक वन वन फंक्शन दिया गया है विद डोमेन p q एंड r, मतलब उसकी डोमेन में 3 एलिमेंट है और उसी रेंज में भी 3 एलिमेंट 5, 10 एंड 15 दिए गए हैं जी, सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रिमेनिंग आर फॉल्स। और स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है? 3 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है कि f ऑफ p इज 5, सेकेंड स्टेटमेंट है f ऑफ q इज नॉट 5 और थर्ड स्टेटमेंट है f of r is not 10। अब आपको बोला गया है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी की 2 गलत हैं जी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अलग अलग केसेस बना लेने और अलग अलग केसेस बना के ये इंश्योर करना है कि जो हमें फंक्शन मिले वो एक वन वन फंक्शन बने। ठीक, फंक्शन भी हो साथ में वन वन भी हो। तो सबसे पहली बात, केस नंबर 1 कौन सा रहेगा जी? कि मैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको ट्रू मान के चल लेता हूं और बाकी की दोनों को गलत मान के चल लेता हूं। क्या यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर ट्रू माने तो इसका मतलब क्या हो गया? f ऑफ p इज 5 और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है जी। अगर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि f ऑफ q 5 नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर लेंगे कि f ऑफ q इज 5। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या ये वाला केस हमें कंसीडर करना चाहिए? नो सर। ये केस कंसीडर नहीं होगा। रीजन क्या है कि p और q दोनों पे आउटपुट 5 आ गया है, वन वन फंक्शन नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब केस 1 को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा जिसमें फर्स्ट ट्रू और बाकी सेकेंड एंड थर्ड आर फॉल्स। फिर केस सेकेंड केस कंसीडर किया जाएगा जिसमें सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू मान लेंगे और फर्स्ट और थर्ड को हम लोग फॉल्स मान लेंगे। तो सेकेंड को अगर ट्रू मानना है इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ q जो है वो 5 नहीं होगा। f ऑफ q 5 नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट को फॉल्स मानना है इसका मतलब f ऑफ p 5 नहीं होगा। तो अगर 5 q भी नहीं है p भी नहीं है तो 5 r के कॉरस्पॉन्डिंग तो आना चाहिए ना। ठीक, लेकिन
अब थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है और थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है कि और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एफ ऑफ आर 10 नहीं है। अब ये फॉल्स है तो मतलब एफ ऑफ आर 10 होना चाहिए। तो भले ही फिलहाल चलो इसको मैं इसको है ना एक्सक्लूड कर देता हूँ। अभी सिर्फ पहले पहले जो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है उसको लिख लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है उसको लिख लिया, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है उसको लिख लिया। तो यहां से हमें पता लगा कि भाई एफ ऑफ क्यू 5 नहीं हो सकता, पी 5 नहीं हो सकता, आर 10 होगा। तो बेटा अगर पी 5 नहीं हो सकता, क्यू 5 नहीं हो सकता, तो 5 किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा। तो वो हमारे पास ऑप्शन आर का था, लेकिन आर ऑलरेडी 10 अटेन कर रहा है, तो मतलब ये वाला केस भी रूल आउट हो जाएगा। क्या केस नंबर 2 समझ में आया है? यस सर। अब थर्ड केस कंसीडर होगा। डायग्राम से जल्दी हो जाता है, वेन डायग्राम। क्या कह रहे हो? वो मैपिंग से जल्दी हो जाता है। मैपिंग से जो भी ठीक है, मतलब जिसमें आपको है ना पास लग रहा है, समझाने वाइज में अगर देखा जाए तो इसमें बेटर लग रहा है, ठीक है ना, जिसमें सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एफ ऑफ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड केस में क्या है, थर्ड को स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू मान के चल लेंगे और फर्स्ट और सेकेंड ये आपके लिए फॉल्स हो जाएंगी जी। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई एफ ऑफ आर 10 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फॉल्स है मतलब एफ ऑफ पी 5 नहीं होना चाहिए, सेकेंड फॉल्स है इसका मतलब एफ ऑफ क्यू 5 होना चाहिए। तो एफ ऑफ क्यू 5 हो गया जी, एफ ऑफ पी 5 नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली ठीक है, एफ ऑफ आर 10 नहीं है जी। तो अगर एफ ऑफ आर 10 नहीं है और 5 क्यू ने अटेन कर लिया, तो एफ ऑफ आर के पास क्या ऑप्शन बचा? 15 का। और एफ ऑफ पी के पास 10 का ऑप्शन बच गया। ठीक, तो ये जो केस है थर्ड, उसमें थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड फॉल्स है, वो वाला केस बिल्कुल जस्टिफाइड है जी। फंक्शन भी बन रहा है, 1 1 भी बन रहा है। तो अब इसमें क्या पूछा है? एफ इनवर्स 5 मतलब 5 कौन से इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग है जी? तो 5 किसके लिए? क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है जी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 सर 6th बता दो। रैशनलाइज करो बेटा इसको। रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस सॉरी माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस रूट x। क्या इस तरीके से रैशनलाइज हो जाएगा ये? यस सर। अब इसमें बेटा x और x कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अब बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट x से डिवाइड कर दे। क्या होगा? जब ये रूट x से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये x इस मेन वाले अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। तो ये जो x है इसको तो चलो 1 बना देगा, इस अंडर रूट के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा? ये एक और x स्क्वायर आएगा, मतलब नेट ये 1/x आ जाएगा। क्या इतना ठीक है? यस सर। सिमिलरली जब ये वाला अंडर रूट डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा होगा तो यहाँ पे पहले वाले अंडर रूट के मेन अंडर रूट के अंदर जाएगा तो इस x को तो 1 बना देगा, और आगे वाले जो टर्म होंगे ना उनमें कहीं ना कहीं 1/x का क्यूब बन जाएगा, और ये वाला अंडर रूट तो सीधा सीधा 1 है ही। ठीक, अब इस स्टेप पे बेटा x की वैल्यू इनफाइनाइट आप पुट कर दो, और जैसे ही आप, क्योंकि उसका कारण क्या है कि भाई जब आप इनफाइनाइट पुट कर रहे हो, न्यूमरेटर भी 1 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर 2 को टेंड कर रहा है, तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बची नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बचा नहीं है तो इस स्टेप पे जो x की वैल्यू डाली जाएगी वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो सीधा सीधा x को इनफाइनाइट डालने पे ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा। ओके, सो सिर्फ रैशनलाइज करना था ये, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कॉमनली मिल जाते हैं, तो रैशनलाइज को अच्छे से करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर 12th बता दो। The 12th. वाई स्क्वायर आपको px के बराबर दिया गया है और ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बोला गया है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 2y dy by dx इक्वल्स टू p डैश x। तो ये उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अब एक बार और डिफरेंशिएट हम लोग कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली कर लेंगे, इसको y को डिनोमिनेटर में लेके आने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा जी, 2y, सॉरी, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा कि पहले हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वजह से एक dy by dx आ जाएगा, तो नेट ये dy by dx का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस करके y को ऐसे ही छोड़ देंगे, dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो d2y by dx2 बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपका p डबल डैश x है, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इस 2 को डिवाइड कर दो, और दूसरा अगर आप इसमें देखो ना कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है जी। y क्यूब कहने का मतलब मैं अगर यहां पे दोनों तरफ y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो सेकेंड वाला टर्म है वो मेरा y क्यूब ये बन जाएगा। क्या ये ठीक है, कितना क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब ये क्या लिखा हुआ है, ये y dy by dx, क्या ये y dy by dx का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला टर्म? यस। तो मैं यहाँ पे उसकी सीधा सीधा वैल्यू डाल दूंगा, तो वो आएगी वैल्यू p डैश x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और क्या ये y स्क्वायर px है? अब हम लोगों को ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो सीधा सीधा p और p डैश के टर्म्स में मिल गई है। हम लोग इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। अब बेटा फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले इसको p डैश x को डिफरेंशिएट किया, p डबल डैश वैसे छोड़ दिया, फिर px को ऐसे छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन तो p ट्रिपल डैश x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ये 2 प्रोडक्ट में आएगा, माइनस 2/2 ये p डैश की पावर 1 रह जाएगी, और इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ p डैश x व्हिच इज p डबल डैश x। कैंसिल आउट हो जाएगा ये वहां से। तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ। नेट आपका जो आंसर बना वो px इंटू p ट्रिपल डैश x आ गया। इस क्वेश्चन में बेटा मैनिपुलेशन है थोड़ी सी,
और मैनिपुलेशन को रिलेट करने के लिए बेस्ट यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आप देखिए यहाँ पे चाहे सारे के सारे स्टेप्स आप मेरे वाले ना फॉलो करें, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर लें कि पहले d2y अपॉन dx2 निकाल लें और उसको y क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। d2y अपॉन dx2 जरूर निकालें, वो तो किसी भी वे से निकाला जा सकता है, वो जो आपको बेटर लगता है। तो पहले वो निकाल ले, फिर y क्यूब के साथ उसे मल्टीप्लाई करा दें, तो उसके बाद तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन रह जाएगा आपका। और उस y क्यूब में एक चीज को जरूर याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जो y राइट हैंड साइड में एक y स्क्वायर वाला टर्म जरूर आएगा, उस y स्क्वायर वाले टर्म को आप px लिख दें। ओके, आगे चलते हैं जी। 13, 14, 15, 16, 17। सर बता दो। देखिए जब आपने लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 पे fx की, तो अब यहाँ पे क्योंकि 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में फंक्शन का बिहेवियर अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी। तब अब अगर वो बराबर आएंगी तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर ये है जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, और जब 0 से जस्ट छोटी वैल्यू डाली जाएगी तो इसका ब्रैकेट क्या बनेगा, इसका ब्रैकेट क्या बनेगा, -1। -1 बनेगा। इसका मतलब क्या है, जब ब्रैकेट -1 बनेगा तो जो फंक्शन का बिहेवियर है वो पहले वाला रहेगा, और सीधा सीधा वहां पे वैल्यू ब्रैकेट x की -1 डाल देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट। और जब राइट हैंड लिमिट की बात आती है तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू डाली जाएगी। जब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू डाली जाएगी तो बेटा इस 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू का ब्रैकेट क्या आएगा, 0। और जब ब्रैकेट 0 है तब फंक्शन का बिहेवियर क्या है, दूसरा वाला, सेकंड, जिसमें fx का सीधा सीधा आंसर दिया गया है। यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट sin1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, बराबर नहीं है, तो फाइनल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, रोहन आपने 14th क्वेश्चन बोला था क्या, 14th कौन सा रह गया, 14th लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी, 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x की होल पावर cosec x। आई थिंक वो से जस्ट एक छोटा सा टाइपिंग एरर है, अदरवाइज वो cosec x है। सबसे पहली बात, अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 0 डाल के देखिए, पहले है ना, सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई फॉर्म कौन सी है। तो वैल्यू को जब आप 0 डालेंगे तो क्या ये बेस 1 बनेगा, रोहन, तो बेस 1 है, और जब वैल्यू को यहाँ पे 0 डालेंगे cosec 0 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाएगा। और इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम लोग बेस फंक्शन जो होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो पावर फंक्शन होता है वो
मल्टीप्लाई हो जाता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा रोहन? ओके बेटा, इसके आगे कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, हम लोग 20 तक पहुंच गए थे, तो 21st, 22nd, 23rd, 24, सर 24th डाउट। 24th में डाउट है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की होल पावर 1/n, ऐसा कुछ कराया था क्या? जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी क्या बचता है, 1 प्लस 4/5 की पावर n की होल पावर 1/n, जिसमें होगा क्या, n क्योंकि इनफाइनाइट है तो 4/5 ये 1 से छोटा है, तो पावर इनफाइनाइट, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू ये जो है वो 1 को टेंड करेगी, और पावर खुद ही टेंडिंग टू 0 है। तो ये कोई 1 की पावर 0 इज नॉट इनडिटर्मिनेट। तो ये तो सिंपल क्या है कि भी 1 के आसपास वैल्यू, उसकी पावर जो कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ही ज्यादा 0 के क्लोज कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू ये 1 ही हो जाएगी, है ना। दिस विल बी 1। तो ओवरऑल आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 एक कॉमन बाहर निकाला। ये क्वेश्चन किया था। यस। तो बेटा ये भी कुछ वैसा ही चीज बन रहा है, ये भी कुछ वैसा ही चीज बन रहा है, जिसमें आप देखें कि 2 की पावर cos 1/cos स्क्वायर x, secant स्क्वायर x बोल दो फिलहाल, फॉर द टाइम जो आपको ठीक लगता है। तो 1/cos स्क्वायर x दैट मींस इनफाइनाइट, है ना। तो 2 की पावर इनफाइनाइट प्लस 3 की पावर इनफाइनाइट, 4 की पावर इनफाइनाइट, 5 की पावर इनफाइनाइट, ऐसा ही तो चीजें बन रही है ना। और पूरे ब्रैकेट की होल पावर क्या बन रही है जी, अप्रोक्सीमेटली 0, जो कि ऐसा ही बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप 9 को कॉमन निकाल लो। 9 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, इनफैक्ट 9/cos स्क्वायर x को कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो 9/cos स्क्वायर x को कॉमन निकालोगे तो 9 की पावर 1/cos स्क्वायर x इंटू 2cos स्क्वायर x, ये बाहर निकल के आएगा, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 तो 9 वाला रहेगा ही रहेगा, बाकी सारे क्या होंगे, 2/9, 3/9, 4/9, ऐसे करके सारे के सारे रहेंगे जी। और होल पावर क्या रहेगी, 2cos स्क्वायर x रहेगी। तो अब क्या ये 81 हो गया है, ये 1/cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है ना, वो तो कट गया, 9 की पावर 2 हो गया, तो ये 81 आ गया जी। और ब्रैकेट वाले सारे के सारे टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे क्या, 0। तो क्या ये 1 की पावर 0 बन जाएगा ना, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 25, तो मेंस वाला पेपर कंप्लीट है जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एक बार 8th क्वेश्चन भी बता दो। 8th में बेटा 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, क्या ये समझ में आ गया ना कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट कैसे बन रहा है। कि आप x को 1 डालेंगे तो log x Yes, क्या sir. होगा, log x अप्रोक्सीमेटली 0, तो Yes, tan sir. 5/4 प्लस 0, मतलब अल्टीमेटली tan के लिए जो एंगल बचा है वो 5/4 के आसपास चला गया है, तो tan उस पे 1 अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो बेस इज 1, Yes, sir. ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये पहचानो कि भाई इसमें फॉर्म क्या है, 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1
जो बेस फंक्शन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसमें भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी ही। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी? tan a विच मीन्स tan पाई बाय 4 1 प्लस tan ऑफ log log x x अपॉन 1 1 माइनस minus tan log x इनटू जो पावर फंक्शन है जी वो प्रोडक्ट में आ जाएगा 1 बाय एल एन एक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, बेस फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ये 1 और 1 कट जाएगा, अब ये बनेगा बेटा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये बन जाएगा 2 tan ऑफ ln x अपॉन 1 माइनस tan ln x इंटू 1 बाय ln x। अब क्या ये लिमिट 1 आएगी कि लिमिट yes sir टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है? yes sir जब एंगल टेंडिंग टू 0 हो तो tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाता है। तो जब यहाँ पे x 1 है तो log 1 क्या होगा? टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये भी 0 ये भी 0 सेम चीज है, तो ये हो गया 1। yes sir ये सीधा सीधा जब ये 1 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, tan 0 0 होता है, तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो सीधा सीधा ई स्क्वायर आपको आंसर दे देगा। ओके, मैंने आपको रिवीजन के दौरान भी बताया था कि भाई 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और पेपर में भी आप देख रहे हो कि 2-3 क्वेश्चन तो हैं ही इसके ऊपर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? सर मतलब कहते ये हर साल ही क्वेश्चन आते हैं इससे। क्या कह रहे हो? हर साल ही क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म से। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हर साल आ जाता है जी। और अब तो है सर ना इतने सेट होते हैं तो किसी ना किसी, मतलब मैं सारे सेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ किसी ना किसी सेट में 8-10 सेट में से 3-4 सेट में तो जरूर इसी फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है ना? हाँ जी बताइए सानिध्य। सर मेरे को ना 13th में डाउट था एक। बोलो। सर 13th में ना मुझसे डिफरेंशियबिलिटी नहीं प्रूव हो रही इसमें। बेटा डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन लगा लो। यस सर, वो लगाया था मैंने। एक सेकेंड, ये 1/x² है ना? वो इंडिटर्मिनेंट बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा इनफाइनाइट RHD निकालना पड़ेगा। LHD तो सीधा 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 0 आ रहेगा हाँ यस। क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। RHD निकालना पड़ेगा। RHD क्या रहेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 पे ही निकालना है तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ऐसा रहेगा। यस मैं इसको बेसिकली 0 प्लस h है ना वैसा ट्रीट करके इलाज लीजिए इसको। तो अब बेटा f ऑफ h की वैल्यू क्या है? e की पावर -1/h² माइनस f ऑफ 0 कितना है? 0 है जी, h है जी। अब इसकी लिमिट निकालिए 0 पे। इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है? e की पावर में -1/,
सर वैसे लग जाएगा इसमें एल हॉस्पिटल। लग रहा है क्या? सर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो को टेंड करता है ना। अब नहीं, जीरो बाई जीरो। मतलब लग तो जाएगा, वैलिड तो है, लेकिन सॉल्व हो रहा है क्या? अगर सॉल्व हो रहा है फिर तो ठीक है, मतलब एल हॉस्पिटल वैलिड तो है। अब सॉल्व हो रहा है कि नहीं, वो आप लोग एक बार कैलकुलेट करके बताओ। ये बेटा वैसे तो ना जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ बिना एल एच के, अगर मैं करना चाहूँ तो क्या बनेगा? ई की पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एच बन गया। इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, फिर मैंने क्या किया, मैंने वन बाई एच को टी पुट कर दिया, तो टी आपका इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। यहां तक ठीक है? अब यहां पे बेटा ये जो टी है ना, ये तो एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है। ये ई की पावर टी स्क्वायर, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब उसमें भी टी स्क्वायर। आप खुद सोचो कि जब मैं एक सिंपल एक अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर करूंगा और उसकी बजाय अगर मैं पावर वाला फंक्शन देखूंगा, ई की पावर में वो होगी टर्म्स, तो वो कितना तेजी से बढ़ जाएगा। अब टू और ई स्क्वायर, इसको कंपेयर करके देख लो, ऑब्वियसली बात है ई स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर मैं 2 से 3 जाऊंगा, उसकी बजाय ई स्क्वायर से ई क्यूब जाऊंगा, तो कितना तेजी से बढ़ेगा। अब इनफाइनाइट पे तो हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं ना कि टी जो है बहुत ज्यादा छोटा होगा कंपेयर टू ई की पावर टी। और यहाँ पे तो टी क्या है, यहाँ पे तो टी स्क्वायर भी आ गया आगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये लिमिट जीरो ही हो जाएगी, तो आर एच डी जीरो आएगा। एल एच लगा के देख लीजिए, अगर एल एच से आंसर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बिना एल एच के अगर इस क्वेश्चन को करना है तो ऐसे सॉल्व होगा और इसकी लिमिट जीरो आ जाएगी। और इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाता है, और इनफाइनाइट पे तो अलजेब्रिक फंक्शन बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, कंप्लीट है ये पेपर। तो इसमें कितने नंबर आने चाहिए? इसमें जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड 365। फोर्थ भी इजी था, फिफ्थ भी इजी है, सिक्स्थ भी इजी था वैसे तो, सेवन भी ठीक है, एट भी ठीक है, नाइन भी ठीक है, 10 थोड़ा सा टफ लग सकता है, 11 थोड़ा सा टफ लग सकता है, 12 टफ लग सकता है थोड़ा सा, 13 अगेन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट है जो कि शायद ना सॉल्व हो, 14 इजी है, 15 इजी है, 16 भी इजी है, 17 ठीक है। यहाँ पे वो ब्रैकेट वाला हमेशा कंफ्यूजन रहता है, अदरवाइज तो इजी था 17 भी, 18 इजी है, 19 ठीक है, 20th अगेन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चन, पहले 5, 21st इजी है, 22nd ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, 23rd ओके ओके है, 24th ओके है, 5th अगेन ओके। आई थिंक ये पेपर है ना, लास्ट टाइम जो आपका पेपर आया उससे थोड़ा सा टफ है, बट तो इसमें है ना 50 प्लस मार्क्स आ जाने चाहिए। तो कितने लोगों के 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं? थर्टी वन, 32। ओके, अगर 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक। तो बाकी अब नेक्स्ट पेपर चेक करते हैं बेटा। आप लोग हैंड रेस हटा लो।
सर सेकंड पेपर ना अभी खुद सॉल्व करा नहीं है। सर वो आज सुबह ही आया है सेकंड पेपर हमारे पास। वो भी ये भी नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ओके, तो क्या सेकेंड पेपर अभी डिस्कस नहीं करना है फिर? सर कल कर लेंगे सर वो। कल कर लेंगे। यस। Yes. ओके, ठीक है। तो फर्स्ट की तो आंसर की में कोई दिक्कत नहीं है ना, और सेकंड में भी कोई आंसर की में कोई है कोई, मतलब देखो फिर क्या है, आंसर की के ऊपर आ सकता है कि भी कल अगर हम लोग करेंगे तो अगर कोई कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्चुअल में लग रहा है कि ये आंसर की में हो सकता है, तो हम लोग उसको पहले देख लेते हैं, बाकी हम लोग पेपर कल कर लेंगे। मेंस में तो कोई है नहीं, वो तो हमने देख लिया है। एडवांस में अगर कोई है कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा आप लोगों को? ठीक है जी, तो हम लोग है ना पेपर की जो डिस्कशन है वो कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, हाँ अभी क्या करना है? सर हाँ जी बोलिए। सर ये वाला जो टेस्ट था ना मेंस का, ये जब मैं खुद कर रहा था तो पेपर के टाइम पर ना मुझे एक चीज लग रही थी कि प्रैक्टिस की थोड़ी मतलब कमी थी। जब मैंने खुद घर पे करा ना पेपर, तो काफी हद तक क्वेश्चंस जो मेरे से टेस्ट में नहीं हो पा रहे थे वो बाद में हो गए थे मुझसे। तब मैंने एक बार वो शीट जो मिली थी, वो मॉड्यूल जो रिवीजन के लिए मिला अगर था आपका वो। पर्सनल है तो आप अपना अलग से आके बात करिएगा। नहीं सर, मैं वो कॉमन की बात कर रहा हूँ, जैसे हम आर्काइव की डिस्कशन करते हैं ना, उसकी जगह अगर हम वो जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट कर देते हैं, एओडी का जैसे भी टेस्ट है, तो हाँ उसके बिल्कुल। डिस्कशन का आप कुछ कर लेते हैं। देखो अगर आप जैसे जो पिछली बार था ना, आपको वो जो पैकेज था वो थोड़ा बाद में मिला था, तो इसीलिए है ना उसका डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन अगर पहले मिल जाता आप लोग कर लेते तो मुझे डिस्कशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको तब भी ये कहा था कि आप लोग अपने आपको मिला है तो मेरे कहने की आप वेट ना करें, आपको मिलते सार आप अपना अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हो, वो आपके टाइम के ऊपर है। आप अपना अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए। हमने डिस्कशन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं रखा है तो भी आप अपना अपने डाउट स्लॉट में आके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी अगर आपको इस हफ्ते जल्दी से मिल जाता है तो सही है, फिर हम लोग है ना थर्सडे को हम लोग उसका डिस्कशन भी रख लेंगे। लेकिन अगर इस बार भी थोड़ा सा डिले हो जाता है तो फिर से वही बात की भी आपको अपने एंड से कर लेना है और अपना डाउट स्लॉट में आके पूछ लीजिए। तो डाउट स्लॉट वाला ऑप्शन तो खुला ही है ना आपके पास हमेशा, तो आप उसको करो आप यूज, ठीक है। सर अभी आप कुछ दे दो, वो फिर वो एक दिन में इतनी बड़ी शीट तो हो नहीं पाएगी। बेटा वो शीट मेरे पास तो नहीं है, वो पीछे है ना मैम ही प्रोवाइड करते हैं, तो मैं मैम को आज फिर से है ना बोल दूंगा कि बच्चों को जल्दी से जल्दी उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। ओके यस सर। ओके सर। चलिए हम लोग एओडी फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या एओडी की थ्योरी रिवाइज करी है? हाँ जी, एओडी की थ्योरी रिवाइज करी कि नहीं करी? सर मैंने तो कर लिया है। यस सर कर ली। कर ली है तो अच्छा है, क्योंकि जो भी है ना संडे को टेस्ट होता है उसके अगले दिन आप मान के चलिए कि भी टेस्ट का डिस्कशन और टाइम बचे तो हमने है ना नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट कर लेनी है। तो आपके पास भी टाइम बचा ही होता है, तो आप उस दिन को भी यूटिलाइज किया करें, है ना, अगर किसी ने नहीं किया तो पहले तो हम लोग एओडी की कुछ कुछ मेन चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह का, ठीक है। तो इस हफ्ते तो सिर्फ एओडी ही है ना।
अब इस चैप्टर में सबसे पहली बात ये है कि इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मेंस में भी हैं, एडवांस में भी हैं, सारे की सारी चीजें। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी आप मेंस के लिए कोई कम है या ज्यादा है। बाकी अब शायद आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अब आप लोगों के साल में अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर का सिलेबस पैटर्न देखूं तो उसमें एओडी में एडवांस में और मेंस में सारे के सारे टॉपिक सेम है। हाँ, इसमें कोई अगर टफनेस लेवल के ऊपर कोई चीज रही कि भी ये टफनेस बहुत ज्यादा है, ये इतनी टफनेस वाली चीज है मेंस पे नहीं आती है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सारी चीजें आपकी मेंस और एडवांस दोनों में कवर होंगी। तो सबसे पहले बात बेटा एओडी में टैंजेंट नॉर्मल की करी थी। अगर आपको कोई कर्व दिया गया है और उस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट दिया गया है और आपने इस पॉइंट के ऊपर टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, लिख सकते हैं? हाँ जी, यस सर। बेटा रिस्पॉन्ड करते जाइएगा। अगर कोई कर्व दिया गया है, उसके ऊपर पॉइंट दिया गया है, तो टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, लिख लेंगे? यस सर। नॉर्मल की इक्वेशन, यस सर। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। इसके बाद में हमने एक दो पॉइंट ऐसे पढ़े थे कि जिसमें अगर कोई टैंजेंट आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दिया जाए तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होगा? dy by dx 0। dy by dx 0 जी। अगर टैंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस बोल दिया जाए तो dx by dx dy। by dy 0। dx अपॉन dy को 0 कर देना है। वैसे तो हम लोग अगर स्लोप वाइज देखें, dy by dx वाइज देखें, तो हम लोग बोलेंगे कि अनडिफाइंड, लेकिन वो अनडिफाइंड बनाने से हमें कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल विच इज dx अपॉन dy उसको 0 बना लेते हैं। ठीक है ना? तो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, अब इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस, dy by dx plus minus 1। प्लस माइनस 1, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, और इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है अगर -1। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो फिर इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें टेंजेंट नॉर्मल में आता है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट कहने का मतलब कि अगर मान लो ये कर्व दिया गया है और एक ये पॉइंट दिया गया और आपको बोला गया है इस पॉइंट से पास होने वाले एक टैंजेंट बनाना है ऑन दिस कर्व जी, क्या ये बनाया जा सकता है? ये आता है? हाँ जी, कैसे करते हैं? पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं उसके ऊपर। अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x0 y0 मान लेते हैं। और फिर इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं। पहली इक्वेशन कि f of x0 इज इक्वल्स टू y0, और दूसरी इक्वेशन कि इस पॉइंट पे स्लोप दैट इज f डैश x0 ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये जो पॉइंट आपको दिया गया होगा, मान लो अल्फा कॉमा बीटा दिया गया है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के बराबर। तो यहाँ से बेटा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन जाते हैं, तो वहां से इन दोनों को सॉल्व करके आप x0 y0 की वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट आ गया, फिर टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। और यहीं पे अगर ये टैंजेंट की बजाय नॉर्मल बोला गया हो, नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्या वो भी हो जाएगा? यस सर। यस सर। पहला इक्वेशन सेम रहेगा, बस स्लोप वाला जो है वो बराबर होने की बजाय आप क्या बोलेंगे, इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर देंगे। ठीक है, तो टैंजेंट के केस में बराबर कर देना होता है, नॉर्मल के केस में प्रोडक्ट -1 कर देना। तो टैंजेंट के लिए ये, नॉर्मल के लिए f डैश x
नॉट इंटू वाई नॉट माइनस बीटा अपॉन एक्स नॉट माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस। ठीक, तो tangent from an external point. Next है condition for a line to be a tangent. Tangent या फिर नॉर्मल। अगर आपको एक कर्व दिया गया है और एक लाइन दी गई है जी, ये कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये लाइन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 जी। तो इस ABC में क्या रिलेशन हो, मतलब इस कर्व के जो भी वैल्यूज दी गई हैं या इन ABC में क्या रिलेशन हो ताकि ये जो लाइन है ये इस कर्व को टच करे, क्या होगा जी? क्या मेथड लगाया था हमने? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स नॉट वाई नॉट मान लेते हैं। क्या क्या इक्वेशंस बन के आती हैं? सबसे पहला कि भाई ये जो पॉइंट है ये satisfy कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। दूसरा f dash minus a by b, ये लाइन की इक्वेशन में भी लाई करेगा। और उसका डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंशिएशन। अगर ये टेंजेंट होना है तो एफ डैश एक्स नॉट ये किसके बराबर? लाइन की स्लोप के बराबर। ये है टेंजेंट के लिए। देखिए पहली दोनों कंडीशन तो क्या है, टेंजेंट नॉर्मल दोनों के लिए सेम है। जो थर्ड कंडीशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। टेंजेंट के लिए ऐसा रहता है, नॉर्मल के लिए क्या होता है? product minus 1. प्रोडक्ट माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके x नॉट y नॉट दो वेरिएबल तो है ही, थर्ड वेरिएबल आपको इस लाइन में दिया गया होगा या फिर कर्व में कोई ना कोई दिया गया होगा। आपको उस थर्ड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई मान लो लाइन में कोई वेरिएबल दिया गया है लैम्डा और पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दिस लाइन इज ए टैंजेंट ऑन दिस कर्व। तो ऐसा बोला जाता है। तो दो वेरिएबल तो एक्स नॉट वाई नॉट पहले से ही है, थर्ड वेरिएबल आपको दिया गया होगा। तो आपने ये तीन इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेना है और उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी होगी। ठीक है, ठीक, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इनके फॉर्मूले पढ़े थे? यस सर। यस ये सर। याद होने चाहिए। ओके, तो इनको मैं नहीं लिख रहा, ये याद होने चाहिए सीधा सीधा dy by dx के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट, एंगल बिटवीन कर्व्स। दो कर्व्स के बीच का एंगल हमेशा किसके बराबर? एंगल बिटवीन द tangents ऑन द Yes, sir. इंटरसेक्शन। at the point of intersection। तो जो भी दो कर्व दिए गए हैं तो आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उस पॉइंट के ऊपर दोनों टैंजेंट्स कैलकुलेट कर लीजिए और फिर फॉर्मूला लगा लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और यहाँ पे जब हम लोग एंगल बिटवीन कर्व्स की बात करते हैं तो कई बार कोई दो कर्व ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएं। जैसे कि मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों की वैल्यू अलग अलग आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर पॉइंट के रेफरेंस में कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इतना है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इतना है। तो पॉइंट के रेफरेंस में आपने एंगल बताना होगा। ठीक है,
ऐसा ही पढ़ा था? ऐसा ही पढ़ा था? Yes, sir. यस Yes. नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल कर्व्स किसको बोलते हैं? M1, M2 minus. m1 into m2 equals to -1, मतलब थीटा 90 डिग्री। मतलब उन दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनल बोला जाता है जब एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इस वेरिएबल की क्या वैल्यू हो ताकि ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल बन जाए। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वाला पॉइंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व के बीच में क्या क्या होता है? हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। तो मान लो आपको ये कर्व दिया गया है, ये कोई एक कर्व दिया गया है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करते हो? आप एक कॉमन नॉर्मल फाइंड आउट करने का ट्राई करते हो। कॉमन नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि भाई एक एलिप्स और एक हाइपरबोला दे दिया जाए तब क्या होगा। देखिए, जितनी ज़्यादा टफनेस हम लोग क्वेश्चन की बढ़ा देंगे उतनी ज़्यादा फिर वो लेंदी हो जाएगा और मेंस में उतना लेंदी नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स की बात आएगी तो हमेशा कोई ना कोई एक तो स्टैंडर्ड कर्व ही होगा। जैसे कि या तो कोई एक लाइन दे दी जाए, तो अगर एक लाइन का नॉर्मल बनाना है, एक लाइन का नॉर्मल क्या होगा जी? उसके परपेंडिकुलर। मान लो ये कर्व दिया गया है, दूसरा कर्व स्टैंडर्ड कर्व एक लाइन दे दिया है जी। तो हमें बोला कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने पढ़ लिया कि कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। तो बेटा इस लाइन का नॉर्मल कौन होगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो ये चीज जरूर याद रखिए। देखिए, इन जनरल मेथड तो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उतना लंबा फिर आएगा भी नहीं, है ना, उतना लंबा है ना, सॉल्विंग भी नहीं होगी। अल्टीमेटली वो 10 मिनट से भी ज्यादा का क्वेश्चन बन जाएगा, तो इतना कोई देता भी नहीं है, और अगर करने भी जाएंगे तो फिर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो फायदा नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो बेटर है हम लोग उन चीजों पे स्टिक करें कि जो है ना शॉर्ट रहेंगे, जिनको आप डायरेक्टली कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन भी ज्यादातर उन्हीं के ऊपर चांसेस है। ठीक है, तो दो कर्व होंगी, उनमें से एक कर्व या तो लाइन हो जाए जिसमें हमें प्रॉपरली जनरलाइज मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन भी कि भी एक लाइन के परपेंडिकुलर, एक लाइन का नॉर्मल क्या कहलाता है? उसके परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। तो जब हमें इस लाइन की इंफॉर्मेशन पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। तो जब उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता चल गई तो हमें यह पता चल जाएगा कि मुझे इस कर्व के ऊपर कितने स्लोप वाला नॉर्मल बनाना है। तो वहां से चीजें फिर बहुत इजी सॉल्व हो जाती हैं। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को x0 y0 मान लूंगा, इस पॉइंट को x0 y0 मान लूंगा, और फिर क्या बोलूंगा कि इस x0 y0 पॉइंट के ऊपर मुझे नॉर्मल का स्लोप अकॉर्डिंगली चाहिए, है ना, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है? एक सर्कल। दूसरा स्टैंडर्ड कर्व हमारे पास क्या रहता है? एक सर्कल। तो अगर सर्कल आता है उस केस में अगर नॉर्मल के बारे में बोला जाए, कॉमन नॉर्मल निकालना है, तो फिर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन रहता है जी? क्या रहता है? सेंटर से पास passes through सेंटर से center. पास करेगा, ऑलवेज passes through the center of
सर्कल। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स की बात आती है तो उसमें आप ये ना सोचें कि भाई आपको एक एलिप्स दे दिया जाए, एक पैराबोला दे दिया जाए, या एक पैराबोला एक हाइपरबोला दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। वैलिड उनके लिए भी है, पूछा मतलब कि क्वेश्चन उसके रिस्पेक्ट में भी बन सकता है, लेकिन फिर वही है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसकी बजाय हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं वो ये रहता है कि एक कर्व आपका सर्कल या फिर लाइन में से रहे और दूसरा कर्व पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में से कुछ भी हो जाए। तो उस केस में आपने हमेशा क्या करना है, उस केस में आपने, जैसे लाइन है, एक लाइन दिया गया है तो उसके नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। जब परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कितने स्लोप वाला नॉर्मल चाहिए, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। उस केस में हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस एलिप्स के ऊपर या पैराबोला के ऊपर एज्यूम करके उतने स्लोप वाला नॉर्मल बनाएंगे। और अगर सर्कल दिया होगा फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x नॉट y नॉट मान के हम लोग उस नॉर्मल को उस सर्कल के सेंटर से पास करवाएंगे। उस नॉर्मल को उस एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिख के उस नॉर्मल को हम लोग सर्कल के सेंटर से पास करवाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, क्या इतना क्लियर है? तो इसमें है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स के ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं चीजों के ऊपर, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, जिसके ऊपर ज्यादातर चांस बन सकता है क्वेश्चन का। करिए बेटा ये क्वेश्चन। √2 Yes, sir. 4 root 2. ओके, ऑप्शन मेरा 2√2 आ रहा है। ओके जी। 4 root 2, 2 root 2. Sir.
हाँ जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को कराने का पर्पस सिर्फ इतना ही है, हो सकता है ना, ये शायद क्वेश्चन ने पहले भी किया ही हो। तो कराने का पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई आप सारे के सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन के लिए जानते हो, आपको एक एक चीज पता हो, याद रहे, आपको एक पर ये है ना 1% भी सोचना ना पड़े कि भाई हाँ इसमें अब क्या लगाया जाए, क्या किस डायरेक्शन में सोचा जाए। आपको सीधे सीधे सारे के सारे स्टेप्स पता हो कि, और वो स्टेप्स रहेंगे क्या कि आप है ना एक रैंडम सा ग्राफ बना लीजिए, मान लीजिए ये पैराबोला है और ये एक लाइन है, ठीक है। तो जब ये लाइन है तो कॉमन नॉर्मल की बात आती है, तो कॉमन नॉर्मल है मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन। अब इसका स्लोप क्योंकि 1 है तो इसका स्लोप आपको कितना चाहिए होगा, -1। और यहाँ पे पॉइंट आप x0 y0 एज्यूम करें, तो कहने का मतलब मुझे इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट x0 y0 चाहिए जिसके ऊपर स्लोप, जिसके ऊपर नॉर्मल का जो स्लोप रहेगा वो -1 रहेगा। तो इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट चाहिए, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये 2x + 3 आएगा, तो और x0 y0 पे इसकी वैल्यू 2x0 + 3 आ जाएगी। और ये है जब डिफरेंशिएशन निकाला तो ये टैंजेंट की स्लोप बताता है, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल की स्लोप। तो जब नॉर्मल की स्लोप -1 चाहिए तो टैंजेंट की स्लोप ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, तो मतलब 2x0 + 3 की वैल्यू 1, मतलब x0 हो गया बेटा आपका -1। और फिर वहां से ये वैल्यू डाल के वहां पे तो y0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 0 मिल जाएगी। तो हमें यहां से बड़े आराम से ये पॉइंट मिल गया है, और इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे किया हो सबने? यस सर। यस सर। ये सारे के सारे स्टेप्स पता हो। अब इसमें ऐसा ना रहे कि भाई हमने ये क्वेश्चन करा था तो है, लेकिन फिर से हमें सारे स्टेप सोचने पड़ रहे हैं। आपको सारी की सारी चीजें है ना अच्छे से याद रहें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप सर्कल और पैराबोला का कर लेते हैं। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
हाँ जी बेटा, हुआ क्या? हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करें। बेटा रिस्पॉन्ड करिए। सर 1-2 मिनट रुक जाओ प्लीज। ओके।
हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सर बस एक मिनट सर, बस 1 मिनट दे दो, हो गया तो बस। बेटा सिर्फ कैलकुलेशन है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे मेन कंसेप्ट ही डिस्कस करना है, ठीक है। यस सर, कैलकुलेशन ही है बस। नॉर्मल सिर्फ सेंटर से पास करेगी एक वो इक्वेशन। बिल्कुल ठीक है जी। यस सर। कि ये आपको एक पैराबोला दिया गया है, इस पैराबोला के ऊपर आप x0 y0 पॉइंट एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल रहेगा, जिस सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है, जिसका सेंटर -4, है ही, उसका रेडियस 4 है जी, ठीक है, 4 आ जाएगा इसका रेडियस। तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट के ऊपर एक ऐसा नॉर्मल बनाना है, मतलब इस पैराबोला के इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है जो कि आपका -4,4 से पास करे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का ट्राई करेंगे और उसके लिए पहले हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है और इस पॉइंट पे हमें स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 4, जिसमें dy बाई dx हमें क्या मिल जाएगा, एट x0 y0 कितना मिल जाएगा जी, 2/y0 मिल जाएगा। तो ये तो आ गया स्लोप टेंजेंट का। अब नॉर्मल का स्लोप -y0/2, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, y माइनस y0 इक्वल्स टू -y0/2 इंटू x माइनस x0। अब इसे पास करवाना है इससे, -4 से, तो यहाँ पे -4 माइनस y0 रह जाएगा और इधर इसको माइनस माइनस प्लस करके 2y0 आ गया, ये आपका आ गया प्लस x0 y0/2, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके इधर ले जाएंगे और -3y0 इंटू 2 -8 -6y0 इक्वल्स टू x0। तो बेटा एक रिलेशन ये बन गया है और दूसरा रिलेशन, ये पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर लाई भी करेगा, तो y0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x0। तो x0 y0 में ये दूसरा रिलेशन है, ये बन गया है, तो यहां से आप x0 को y0 के टर्म्स में लिख लीजिए। तो y0 में बेटा बन जाएगी एक क्यूबिक, इस क्यूबिक को बाय हिट एंड ट्रायल आपको कैलकुलेट करना होगा, हो जाएगा। यस सर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने जो वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेट करके नहीं डाली है, मैंने एक रैंडम तरीके से वैल्यूज डाल दी हैं, तो हो सकता है आपके जो आंसर हैं वो थोड़े से है ना इरेगुलर टाइप के आए हैं ना, बहुत ही है ना अलग से टाइप के आए, तो ऐसा हो सकता है। तो मेरा मेन पर्पस है कि भाई अगर एक पैराबोला और एक सर्कल आ जाए, या एक पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में से कोई कर्व आ जाए, दूसरा सर्कल आ जाए, तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो क्या करना है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट x0 y0 ले लेना है, x0 y0 उस कर्व के ऊपर लाई करेगा, वहां से एक इक्वेशन बना लेनी है x0 y0 पे, दूसरा उस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिख के उसे सर्कल के सेंटर से पास करा देना है, तो x0 y0 में वहां से दूसरा रिलेशन मिल जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्विंग के लिए जैसे यहाँ पे क्यूबिक बन रहा है, किसी में हो सकता है क्वाड्रेटिक ही बन के आए, और ये भी रहेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ बन के भी आता है, क्यूबिक वगैरह अगर बन के भी आता है, तो आपको पेपर में तो वो ऐसा ही क्यूबिक होगा जो कि बड़ा इजीली बाय हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करना होगा। आगे चलते हैं बेटा। तो ये मोटी मोटी बात आपके एओडी में टैंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट के ऊपर है, जिसमें मैंने आपको बोला जो आपके लेंथ ऑफ टैंजेंट वगैरह उनके फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको बोला है वो एनी हाउ याद होने चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है सर्कल और लाइन,
सर्कल में क्या चीज यूज होती है, लाइन में क्या चीज यूज होती है, ये चीज जरूर याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मेथड तो सीधा सीधा वही टेंजेंट निकालना है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसमें हम लोग ना सिंपल तरीके से आपको याद ही। सर आप लाइन वाला तरीका एक और बार बता दोगे? लाइन वाले तरीके में बेटा आपको हमेशा जब लाइन दिया गया है उसके नॉर्मल का मतलब क्या, उसके परपेंडिकुलर लाइन। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया तो इसका अगर मुझे नॉर्मल बनाना है, मुझे इस कर्व और इस कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल चाहिए। तो इस लाइन का नॉर्मल मतलब क्या, इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या जब इस लाइन की स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता लग गई? यस सर। तो जब उसकी स्लोप पता लग गई तो इसका मतलब अब क्योंकि वो कॉमन नॉर्मल होना है तो वो लाइन इसके ऊपर भी तो नॉर्मल होगी। तो जब इसके ऊपर नॉर्मल होगी तो हमें ये पता लग गया कि मुझे इस कर्व के ऊपर कितने स्लोप वाला नॉर्मल चाहिए, राइट? यस सर, ठीक है हो गया। तो सर्कल और एक लाइन, मतलब उनके वाले मेथड जरूर याद होने चाहिए। आप ये बिल्कुल ना सोच के चले एक पैराबोला एलिप्स आ जाएगा या पैराबोला हाइपरबोला आ जाएगा, वो नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो बाकी बेसिक चीजें तो हैं ही, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, पॉइंट पता है, कर्व पता है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, ये सब कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब उसमें कई बार एरिया वगैरह को कैलकुलेट करने के बारे में पूछा गया होता है, तो वो सारी चीजें तो बेसिक मेथड के ऊपर है। नेक्स्ट, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में क्या है, या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या फिर हमेशा डिक्रीजिंग, उस फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक कहते हैं, राइट? यस सर। अब कई बारी कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो पूरी की पूरी रेंज में तो या पूरी की पूरी डोमेन में तो मोनोटोनिक नहीं होते हैं, लेकिन वो सेगमेंट वाइज मोनोटोनिक होते हैं, तो कई है ना, उनको हम लोग सेगमेंट वाइज मोनोटोनिक लेके भी यूज करते हैं। आगे जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे सेगमेंट वाइज मोनोटोनिक लेके हमें है ना क्वेश्चन में अप्लाई जरूर किया जाता है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स ओवरऑल डोमेन में तो डेफिनेटली मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन अगर मैं -π/2 से π/2 का इंटरवल ही लूं तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि sin x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। या मैं π/2 से 3π/2 वाला इंटरवल लूं तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि sin x जो है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो इंटरवल वाइज भी मोनोटोनिसिटी यूज करी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस, ठीक है? अब इसमें टाइप्स हमने 4 टाइप के पढ़े थे जी। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा नॉन डिक्रीजिंग, तीसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चौथा नॉन इंक्रीजिंग। इन सबके मीनिंग पता है? यस सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाए। तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एक कंसेप्ट तो क्या होता है कि f' हमेशा क्या रहे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और इक्वालिटी होल्ड्स ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट। ये इसका रीजन जानते हो, इक्वालिटी होल्ड्स, ये पढ़ा है ना हमने? यस सर। हाँ जी, इसके बारे में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि इक्वालिटी 0 पे मतलब इक्वालिटी सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पे ही क्यों होल्ड हो, तभी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव या फिर इक्वल्स टू 0 फॉर एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, ये वाला जो पॉइंट है ये तो सबको याद रहता है, लेकिन ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है भी नहीं। तो ये चलो याद रखना ही है, क्योंकि जहां पे f' डिफाइन होगा वहां पे तो ये यूज हो ही जाएगा। लेकिन जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या है जी? f of a plus h greater than
f of a minus h is less than f of a, which is less than f of a plus h. For all the a belongs to the domain of the function. और h यहाँ पे 0 पॉजिटिव नंबर, 0 से जस्ट छोटी सी बड़ी वैल्यू। कहने का मतलब क्या, ए कोई भी एक पॉइंट आप लें, उसका लेफ्ट नेबरहुड उससे छोटा रहे, राइट नेबरहुड उससे बड़ा हो, तब ये फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये मेन डेफिनेशन है जी, और इस डेफिनेशन को हम लोग भूल जाते हैं, तो ये नहीं भूलना है आपने। जहां जहां पे वो एफ डैश नहीं अप्लाई होगा आपको ये लगाना पड़ेगा, और दिक्कत यहां भी ये है कि भी आप लोग ये वाली चीज भूल जाते हैं। किसी क्वेश्चन में एफ डैश अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या स्टक हो जाते हैं। तो जहां पे आप एफ डैश नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो बेटा, आपको फिर इसका हेल्प लेना पड़ेगा। और इन चारों ही टाइप्स में ऐसा ही कुछ इनकी कंडीशंस बन के आएगा, तो सारी की सारी कंडीशंस मैं नहीं लिख रहा। तो मेरा यहाँ पे इन चारों के लिए कहना सिर्फ इतना है कि आपको एफ डैश की जो डेफिनेशन है वो तो याद रखनी ही रखनी है, उसके साथ साथ में जहां पे वो एफ डैश की डेफिनेशन फेल हो जाएगी, वहां पे आपको ये जो बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज होता है। तो इसमें एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है, अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है, वो भी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग तो हो ही सकता है। मोनोटोनिसिटी आप उसके लिए भी बात करते हो, और फिर जब यहाँ पे जहां पे डिसकंटिन्यूटी बन के आई और फिर अगर हम लोग मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो मोनोटोनिसिटी किसके बेसिस पे जज होगी, किसके बेसिस पे जज होगी? मेन डेफिनेशन के बेसिस पे। वहीं से तो पता लगेगा ना। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जैसे ये फंक्शन है, क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग है? क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? यस। बिल्कुल है जी, है ना? यस। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नो सर। No, sir. नो सर। ये इंक्रीजिंग। तो एफ डैश की जो डेफिनेशन है वो जहां जहां पे वैलिड है वहां पे तो ठीक है, लेकिन जहां पे वैलिड नहीं है वहां पे आपको मेन डेफिनेशन का यूज करना पड़ता है। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि मेन डेफिनेशन आपने कहां पे अप्लाई करनी है। मेन डेफिनेशन अप्लाई करनी है जहां पे एफ डैश डिफाइन ना हो, नॉन ओनली एट those values of x where f dash is not defined। देखिए वैलिड सब पे होगा, जहां पे एफ डैश डिफाइन होगा वैलिड ये वहां पे भी होगा, लेकिन हम जहां पे एफ डैश डिफाइन है फिर वहां पे इसको अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर मैं इन दोनों में भी बात करूं, तो जहां जहां पे इस पूरे इंटरवल में एफ डैश हमेशा डिफाइन है तो मैं एफ डैश को यूज कर दूंगा। इस पूरे इंटरवल में एफ डैश डिफाइन है तो मैं इसमें एफ डैश यूज करूंगा। जहां पे डिफाइन नहीं है, जैसे सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डिसकंटिन्यूटी बन रही है, सिर्फ वहां पे एफ डैश नहीं डिफाइन है, तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर इस मेन डेफिनेशन को यूज करूंगा, बाकियों में नहीं यूज करूंगा। बाकियों पे वैलिड जरूर है लेकिन यूज करने की जरूरत नहीं, वो तो फिर लंबा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमेशा इंक्रीजिंग है, यहाँ पे हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों जगह पे तो एफ डैश लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है वहां पे आपको फिर मेन डेफिनेशन लगा लेनी है। तो उन पे लगाने की जरूरत नहीं है जहां पे एफ डैश डिफाइन है, वैलिड होगा लेकिन जरूरत नहीं।
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अपनी साइन बदलता है। एफ डबल डैश एक्स जो है वो या तो 0 हो या फिर नॉट डिफाइंड हो। जिस पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाना है, मतलब मान लीजिए x नॉट पे है, लेट x नॉट बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या होना जरूरी है, एफ डबल डैश एक्स जो है, एफ डबल डैश एक्स नॉट जो है वो या तो 0 हो या फिर अनडिफाइंड हो, पहली बात। दूसरी चीज, एंड एफ डबल डैश एक्स शुड change its sign at x नॉट। कहने का मतलब क्या, उसके लेफ्ट नेबरहुड में अगर एफ डबल डैश का साइन प्लस है तो राइट में माइनस होना चाहिए, और अगर लेफ्ट में माइनस है तो राइट में प्लस होना चाहिए। ये दो चीजें हैं, पहली चीज दूसरी चीज। पहली चीज में क्या है, उस पॉइंट पे डबल डैश या तो 0 हो या फिर अनडिफाइंड हो। दूसरी चीज, उस पे एफ डबल डैश का जो साइन है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक, यस सर। और अगेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी क्या है, जहां पे डिसकंटिन्यूटी बन के आती है वहां पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन सकता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, इसमें कॉन्केव अपवर्ड्स है, तो कॉन्केविटी बदल रही है, तो इस वजह से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या, एक बात हमने कॉन्केविटी की भी करी थी, कॉन्केविटी अपवर्ड्स कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, क्या था, कॉन्केविटी अपवर्ड्स में क्या होता है, एफ डबल डैश हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव। कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स में क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स हमेशा नेगेटिव होता है। तो बेसिकली एफ डबल डैश शुड चेंज इट्स साइन, इसको अगर ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूं तो एफ एक्स शुड चेंज इट्स कॉन्केविटी। तो अगर आपको कॉन्केविटी पता लग गई है कि एक तरफ वो कॉन्केव अपवर्ड्स है, दूसरी तरफ कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, तो उसकी हेल्प से भी हम लोग ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हैं। दोनों का एक ही मीनिंग है। एफ डबल डैश अपना साइन चेंज करे, दैट मींस एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भी जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी कॉन्केविटी एक तरफ अपवर्ड्स होगी एक तरफ डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक चीज है ना नोट करके लिखवाई थी कि अगर कॉन्केव अपवर्ड्स होता है तो कॉन्केव अपवर्ड्स के केस में उसका जो टेंजेंट है वो हमेशा टेंजेंट ऑलवेज बिलो द कर्व, लिखवाया था ये। यस सर। यस सर। तो ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा टेंजेंट ऑलवेज बिलो द कर्व, उसका सीधा सीधा मीनिंग आपने क्या कंक्लूड करना है कि भाई एफ डबल डैश पॉजिटिव बना लीजिए। और इसका उल्टा कॉन्केव डाउनवर्ड्स में क्या होता है, टेंजेंट ऑलवेज अबव द कर्व। अबव द कर्व। कॉन्केव डाउनवर्ड्स में टेंजेंट ऑलवेज अबव द कर्व। तो ये जो सीधे सीधे पॉइंट्स हैं ये, अब इसमें और कोई गहराई नहीं रहेगी। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन के बारे में बोला गया और आगे बोला गया कि भी इसमें क्या है, टेंजेंट हमेशा कर्व के बिलो रह रही है जी। फिर आगे फंक्शन के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको सॉल्व करना है। तो जब भी टेंजेंट ऑलवेज बिलो द कर्व के बारे में बोला जाए तो आपका ध्यान, आपका जो पॉइंट है वो सीधा सीधा इस
इस चीज पे जाना चाहिए कि जो उसका कॉन्केविटी है वो कॉन्केव अपवर्ड्स है, मतलब एफ डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है जी। और इसका उल्टा कि अगर टेंजेंट हमेशा अबव द कर्व बोला जाएगा तो आपको सीधा सीधा इससे ये चीज कंक्लूड करनी है कि एफ डबल डैश नेगेटिव है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स है जी। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी के बारे में है ना यही बातें हैं। बाकी की जो थ्योरी है एओडी की वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग डिस्कशन भी रख लेते हैं। तो एक तो कल की क्लास में एओडी की पूरी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और साथ में ये जो मैंने आपको आर्काइव भेजा हुआ पीडीएफ उसमें कुछ 33 क्वेश्चंस हैं, तो वो 33 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। और जो आपको वो पैकेज की बात है वो मैं मैम को अभी बोल देता हूँ। आई होप कि है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।